इंडिया की फ़ौज बड़ी तगड़ी है। हमने तो कभी एग्रेशन की बात नहीं की, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर पे हमला करने जा रहे हैं या हम उसको बाय फोर्स लेना चाह रहे हैं। हमारा तो हम चाहते हैं कि पीसफुली हो। कि पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान कहता है हमें कश्मीर चाहिए, तो आप उल्टा रेटरिक चला दो, नहीं हमें वो कश्मीर चाहिए जी, वो तो हमारा कश्मीर। सो ये जो अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह साहब या अभी जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं कि चीन हमें ये मशवरा देता रहा है कि आप जी फिलहाल कश्मीर वगैरह पे बात ना करें, इसको भूल जाएं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उनको रियासत का जो सबसे बड़ा सिंबल है, आर्मी चीफ कह रहे हैं कि वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट विद इंडिया। तो मैं आपको रियासत का भी इंडिकेशन दे रहा हूँ, वो बंदा कह रहा है जिसने 6 साल पाकिस्तान आर्मी को हेड किया है, तो इसके बाद भी हमें जंग पे जाना चाहिए, हमें इस महाजराई का हिस्सा बनना चाहिए। जब ये एक एससीओ जैसे इम्पोर्टेंट फोरम की प्रेस ब्रीफिंग्स में यूके में वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, वहाँ बड़े सीनियर मिनिस्टर बोले, तो ये एक, आप इसको मान सकते हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्योंकि दिस इज नाउ स्टेटेड, दिस इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे लोग इस पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे, कोई छोटे मोटे लोग इस पे बयान नहीं दे रहे, क्योंकि चीमा साहब, पीओके इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ आवर पार्टीशन। बाकी आपकी फौज कितनी तेज है वो तो बाजवा साहब खुद ही उसका बयान कर चुके। पीछे बाजवा साहब का वो आया था कि जी टैंकों में तेल नहीं है, टैंक चलते नहीं है, जहाज उड़ते नहीं है, फ्रीगेटर बैठे हैं। मैं काफी दिनों से कह रहा था लोग मानते नहीं, तो बाजवा साहब कह रहे तो लोग मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या भारत तैयार है कश्मीर पे बातचीत करने के? वो सर तो कहते क्यों हैं तैयार कि होगा भारत? सवाल तो ये है मेरा, तो हमेशा वैसे हकीकत पसंदाना तौर पर ज़हन में आता है, भारत क्यों तैयार होगा कि हमेशा हुआ है। सूरज सिंह और भुट्टो की निगोशिएशन बड़ी मशहूर है, फिर ये अपना मुशर्रफ साहब के साथ हमारे कसूरी साहब गए थे, फिर यहाँ पे वाजपेयी आए, एकदम खान अपना छुपते पता नहीं लगा जनाब मोदी साहब भी आए, मोदी साहब आ गए। पाकिस्तान वो ऐसी अजीब लगता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये मिलते हैं और लगता है जी भी शादी होने लगी है। ये 5-6 दफ़ा 75 साल में हुआ है, मगर फॉर सम रीज़न होती नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी छुपी चीज़ है, कौन सा इनको मसला है कि ये क्यों नहीं सेटल कर पाते? ये तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। देखिए, बहुत से सब, एक तो बाहमी एतमाद की कमी है बदकिस्मती के साथ, और वो ये उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे तनाज़ात रहेंगे। और ये जो एक लिहाज से, और चूंकि उनके यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है, सच्ची बात ये है, कभी उनके पोजीशन की बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कभी वो कहते हैं जी हमारा अंदरूनी मसला है, हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाबा, अगर आपका अंदरूनी मसला है, आपका टूट अंग है, तो पिछले 50 सालों में शिमला एग्रीमेंट में ये क्यों लिखा है कि कश्मीर के हमने इशू को सेटल करना है पीसफुली? और फिर हम ये बैक चैनल पे 5 साल क्या करते रहे, 2004 से लेकर 2008 तक। ये ठीक है किसी हद तक कि कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हो गई, मिसाल के तौर पर 1999 में जब वाजपेयी आए तो कारगिल का हमने एक शोषा छोड़ा, वो हो गया किसी हद तक, उसकी हम भी जिम्मेदार हैं। फिर बाद में जब चला तो मुंबई अटैक हो गया 2000 में, उसकी वजह से रुक गया। फिर पठानकोट का वाक़या भी हो गया, उड़ी का वाक़या भी हुआ। फिर हमने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया यहाँ पे स्पाई और एस्पियोनाज और सबवर्जन के केसेस में। तो ये फिर बुरहान वानी की शहादत हो गई मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो इशू है हमारा ना, ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको हम अकेले सॉल्व कर सकें। तो ये भारत को भी समझना चाहिए कि हम जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एक लिहाज से हम एजिटेट करते, लेट्स पुट इट दिस वे, लेकिन हम मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन जब ठीक है, अब हमारे वजीर खारजा चले गए, उन्होंने माशाल्लाह अच्छी तकरीर। बासित साहब, ये जो इंडिया की तरफ से स्पेशली अंडर द मोदी रिजीम, जरूरत तो पड़ेगी दोनों को एक दूसरे की, लेकिन हम फिर क्या यही करते रहेंगे कि वर्चुअली अटेंड कर लें या बिल्कुल किनारे किनारे चलते रहें इन मामलात के? नहीं, ये बात नहीं है। हमें अपने ऑप्शंस देखने हैं, हमें अपनी बॉटम लाइंस डिफाइन करनी है। सफारतकारी में यही होता है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अपने सामने रखते हैं। आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आया आप जम्मू और कश्मीर आपकी प्रायोरिटी है, या आप इस वक्त ये चाहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए, भारत के साथ हमने बातचीत करनी है, ट्रेड करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है? और दोनों अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं तो फिर उस हिसाब से आपने अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट भी करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपके मुल्क के अंदर भी एक लिहाज से कुछ सियासी बेहतर हालात हों, कुछ यकीनी सूरत हाल पैदा हो।
इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में भी हम जानते हैं, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, एक सियासी बुरान सी की कैफियत है। और भारत में भी अगले साल इंतखाबात हो रहे हैं, तो भारत आपके साथ उस तरह इंगेज नहीं करना चाहता फॉर्मल स्ट्रक्चर डायलॉग में, क्योंकि वो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो है इलेक्शनरिंग जो है उसके इट्स नॉट कंपैटिबल विद दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक भारत में अप्रैल में अगले साल तक इलेक्शन नहीं हो जाते, पाकिस्तान में भी इंतखाबात नहीं हो जाते, पिछले साल कह रहा हूँ, पिछली मर्तबा भी आपको तो याद होगा इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद भी हुई थी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी आए थे 1999 में, उसके बाद 2004 से हमने कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किया, फिर मनमोहन सिंह के ज़माने, बल्कि वाजपेयी के ज़माने बैक चैनल पे डिप्लोमेसी शुरू हुई, 4 पॉइंट फार्मूला प्रेसिडेंट मुशर्रफ का हम डिस्कस करते रहे। क्वेश्चन यही है कि आप की अपनी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप किस तरह क्या चाहते हैं, बुनियादी क्वेश्चन ये है। और मैं समझता हूँ कि जो भारत का इस वक्त रवैया है, हमें तो तवक्को, मतलब मेरा एक वरी है कि अगले साल के शुरू में पुलवामा जैसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, या उसके बाद फिर बालाकोट जैसी हरकत की जाए। ये मुमकिन है, क्योंकि इंतखाबात से पहले बीजेपी का यह वतीरा रहा है कि वो एक पाकिस्तान बैशिंग, एंटी कश्मीर रेटरिक को ज़रा बढ़ा देते हैं ताकि जो हिंदू वोट है वो उनको मिल सके। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगले इंतखाबात में जो भारत में सारी ऑपोजिशन है वो इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़े। अगर ये बीजेपी वर्सेस ऑल अदर पार्टीज हो जाता है तो फिर बीजेपी के लिए यकीनन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए जहनी एतबार से कि अगले साल के शुरू में कुछ ना कुछ हो भी सकता है और हमारे लिए मजीद टेंशन बढ़ सकती है। तो लेकिन पाकिस्तान और भारत, जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो बदलती दुनिया को अगर हम देखें, मतलब इसी कश्मीर के साथ ही फ़लस्तीन है, अब तो लगता है सऊदी अरब भी बड़े क्लोज़ है वहाँ पे, अपना यूएई में उनके रिलेशनशिप हो गया, अरब इसराइल में बहुत चेंजेस आई है, वो हमारा क्योंकि मौजूद नहीं है। मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, जिस जगह गोवा में आप गए हैं वहाँ पे चाइना का भी फॉरेन मिनिस्टर बैठा है, और पाकिस्तान की तरह चाइना का भी वही डिस्प्यूट है। हम एक्सट्रीम साउथ में हैं, बीच में इंडिया, ऊपर नॉर्थ में चाइना है, उनका भी इंडिया से वही डिस्प्यूट है जो पाकिस्तान का। इस वक्त कश्मीर के रेफरेंस से बात करो, मगर वो $150 बिलियन का ट्रेड भी है, वो मिलते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं। तो हमारे यहाँ अब पूरी दुनिया का जो इंटेलेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का, वो कह रहा है कि रीजनल ही पाकिस्तान को सूट करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो आप क्या समझते हैं, हमें क्या हम ये हमारे में सलाहियत नहीं है कि यहाँ हमें वाकई कश्मीर के लिए इंडिया से दरवाजे बंद रखने चाहिए? देखिए, ये आप ये तो डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी मेकर्स पे कि वो क्या समझते हैं कि रियासत का इंटरेस्ट किस में है। अगर हम वाकई ये समझते हैं कि बिकॉज ऑफ कश्मीर और हमारे ताल्लुकात भारत से नहीं हैं, इस वजह से हमारी इकनॉमिक एक लिहाज से हमें एक मुश्किलात का सामना है, या इसकी वजूहात हमारे इंटरनल भी हैं। जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक एक इकनॉमिक कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, गुड गवर्नेंस नहीं होती, करप्शन ख़त्म नहीं होती, ये भी तो वो वेरिएबल्स है ना जो हमारी इकनॉमिक सिचुएशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि भारत की हॉस्टिलिटी की वजह से, हम भारत की हॉस्टिलिटी के बावजूद भी 60s में भी हम बहुत आगे थे भारत से, इवन 70s और 80s और 90s तक भी हम भारत से आगे थे। और आज भी अगर आप देखिए तो भारत ठीक है 3 ट्रिलियन 3-5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गया होगा, लेकिन अगर आप पर कैपिटा इनकम देखिए तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।